अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूं सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम बाब नंबर 16 जिसको अभी हम ख़त्म करके आए हैं उसकी मश्क को हल करेंगे। और हमेशा की तरह सबसे पहले कसीरुल इंतखाबी सवालात, फिर मुख्तसर सवालात और एंड पे बिल्कुल आखिर में जाके हम इंशाइया तर्ज के सवालात को देखेंगे। तो चलें चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि मश्क को आपने किस तरीके से हल करना है। खुश आमदीद अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम बाब नंबर 16 की मश्क को हल करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले कसीरुल इंतखाबी सवालात की तरफ आते हैं। पहले नंबर पे है कंसंट्रेशन है, यानी कंसंट्रेशन इनमें से क्या है। तो कंसंट्रेशन के लिए ए ऑप्शन है मिक्सिंग टेक्निक, नहीं ये मिक्सिंग टेक्निक तो नहीं है। सेपरेटिंग टेक्निक, कूलिंग टेक्निक या बॉइलिंग टेक्निक। तो कंसंट्रेशन है एक सेपरेटिंग टेक्निक। चूंकि कंसंट्रेशन में हम करते क्या है बच्चों, हमारा ध्यान इस चीज पर होना चाहिए कि हम इसमें करते क्या है। हम इसमें सिर्फ ये करते हैं कि ओर के अंदर से गैंग को अलग करते हैं। तो गैंग को अलग करने का मतलब है इम्प्योरिटीज अलग कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक अलग करने वाली यानी सेपरेशन टेक्निक है। दूसरे नंबर पे आते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन में ओर को कंसंट्रेट किया जाता है, यानी फ्रोथ फ्लोटेशन में ओर को किस चीज से कंसंट्रेट किया जाता है देखते हैं। डेंसिटी की बुनियाद पे नहीं, डेंसिटी की बुनियाद पे तो हमने ग्रेविटी सेपरेशन किया था। बी है जी कंसंट्रेशन की बुनियाद पे, सी है वेटिंग की बुनियाद पे और डी है मैग्नेटिक की बुनियाद पे। सी आपको याद होगा अजीज तलबा व तालिबात के फ्रोथ फ्लोटेशन अमल जो था उसमें हमने पानी और पाइन ऑयल डाल के हमने चीज़ों को अलग किया था। तो इसका मतलब है वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि वेटिंग की बुनियाद पे, उनको भिगो देने की बुनियाद पे। तीसरे नंबर पे आते हैं मेटे मिक्सचर है। अजीज तलबा व तालिबात याद कीजिए कि हमने मेटे के बारे में क्या पढ़ा था कि मेटे मिक्सचर है क्यूपरस सल्फाइड का और फेरस सल्फाइड का। तो सी ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड दोनों का जो एक मिक्सचर है, और याद रखिए कि ये पिघली हुई हालत में होता है। तो ये पिघला होता है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बुलंद टेम्परेचर पे गर्म किया होता है। रोस्टिंग पहले करते हैं फिर स्मेल्टिंग करते हैं, तो उससे मेटे पैदा होता है और ये पिघला हुआ होता है। सवाल नंबर 4 पर आते हैं बेसिमराइजेशन प्रोसेस में। बच्चों याद करें बेसिमराइजेशन में हमने क्या किया था, हमने वही काम किया था जो हम स्मेल्टिंग में करते हैं, सिर्फ हमने हालात जो है वो तब्दील कर दिए, मशीन थोड़ी सी तब्दील कर दी। ए है जी रोस्टेड ओर को गर्म किया जाता है, नहीं, याद कीजिए ये है मरहलावार चीजें। पहले नंबर पे है रोस्टेड, रोस्टिंग, रोस्टिंग के बाद करते हैं स्मेल्टिंग और स्मेल्टिंग के बाद आता है बेसिमराइजेशन। तो रोस्टेड ओर की पहले स्मेल्टिंग होगी, तो ए ऑप्शन बाहर हो गया। बी है जी मोल्डन मेट को खारिज किया जाता है, सी है मोल्टन मेट को गर्म किया जाता है और डी है मोल्टन मेट दाखिल किया जाता है। तो इसमें हम सी ऑप्शन को दुरुस्त मानेंगे क्योंकि इसमें हम मोल्टन मेट को गर्म करते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि ये एक आखिरी, हमारे पास एक आखिरी जो है वो हल होता है। आप देखिए कि इसमें हम क्या करते हैं, क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, याद कीजिए हम इसको हीट करते थे। अच्छा, इसको हीट करने से, इसको गर्म करने से क्या होता था, फेरस सल्फाइड जो था वो फेरस ऑक्साइड में तब्दील हो जाता था। इसको फिर हम स्लैग बना के निकाल लेते थे, तो पीछे रह जाता था क्यूपरस सल्फाइड, और क्यूपरस सल्फाइड और साथ में बनता था क्यूपरस ऑक्साइड। उनको मिला के हम क्या कर लेते थे, सल्फर बना लेते थे। तो इसमें मोल्टन मेट को हम असल में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। पांचवें सवाल पर आते हैं, पूछा जा रहा है कॉपर ओर की कंसंट्रेशन का तरीका है। कॉपर ओर की कंसंट्रेशन याद कीजिए, हमने कंसंट्रेशन पढ़ा था कि बड़ी बड़ी अशिया को हम अलग करेंगे, और ये भी याद कीजिए कि ये सारे तबई अमल थे और इसके अंदर हमने किसी किस्म की कोई हीटिंग वगैरह नहीं की थी। तो देखते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए हमें हीट नहीं करना पड़ता और वो तबई तौर पे हो जाती है। पहले नंबर पे कैल्सिनेशन। अजीज तलबा तालिबात याद कीजिए, कैल्सिनेशन के लिए मैंने आपको टेम्परेचर बताया था कि कैल्सिनेशन के लिए हम 160 से 230 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देते हैं। तो ये तो तबई अमल से बाहर हो गया, ये कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। रोस्टिंग के लिए तो टेम्परेचर हमें 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा देना पड़ता है।
और डिस्टिलेशन के लिए भी तकरीबन 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है। फ्रोथ फ्लोटेशन के लिए चूंकि किसी किस्म का कोई टेम्परेचर नहीं दिया जाता, सिर्फ पानी के अंदर पाइन ऑयल डाल के उसके अंदर ओर को फेंक दिया जाता है, क्रश्ड ओर को। इसका मतलब है ये एक तबई अमल है और कंसंट्रेशन के अंदर किसी किस्म का कोई कीमियाई अमल नहीं होता, हमने सारे तबई अमल ही चलाने होते हैं। तो फ्रोथ फ्लोटेशन इसका सही जवाब है। आते हैं छठे सवाल पे, जब अमोनिकल ब्राइन से कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाता है तो दर्ज झेल में से कौन से सॉल्ट का रसूब बनता है? बच्चों इसके लिए मैं आपको दोबारा से याद दिलाता चलूं कि जब हमने अमोनिकल ब्राइन में NaCl पढ़ा होता है और साथ में कौन होता है, अमोनिया हम इसमें मिक्स की होती है, साथ में पानी होता है। यह है अमोनिकल ब्राइन और इसके अंदर से हम क्या गुजारते थे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको याद होगा अजीज तलबा तालिबात कि इससे हमें अमोनियम बाई कार्बोनेट मिलता था, NH4HCO3 मिल जाता था और साथ में, और यहाँ से हमें जो मिल जाता था, तो यहाँ से अमोनियम बाई कार्बोनेट बनता है NH4HCO3। लेकिन हमने पढ़ा था कि NH4HCO3 सोडियम क्लोराइड के साथ फौरन रिएक्शन कर जाता है ना, तो इसके रिएक्शन करने से अजीज तलबा तालिबात यहाँ पे जो चीज़ बनती थी वो हमने पढ़ा था कि सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाता है। और सोडियम बाई कार्बोनेट से हम लोग क्या करते हैं कि उसको फिर हम क्रिस्टलाइज करके निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब है कि अमोनियम बाई कार्बोनेट वक्ती तौर पे बना और उसके फौरन बाद वो मुंतकिल हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट में और हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा अजीज तलबा तालिबात वो होगा ऑप्शन ए, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट वहां से बनता है और उसको हम क्रिस्टलाइज करके निकाल लेते हैं। आते हैं सातवें सवाल पे, सॉल्वे प्रोसेस में बुझे हुए चूने को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले तो ये देखें कि बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या है। तो बच्चों को याद आ जाएगा कि मैंने बताया था कि बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है और स्लेक्ट लाइम भी कहा जाता है। इसको याद कीजिए हम किस लिए इस्तेमाल करते थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम निकाल लेते थे और फिर आप याद कीजिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते थे और इस रिएक्शन को करवाने की वजह क्या थी कि हम उससे अमोनिया बनाना चाहते थे। तो असल में याद कीजिए सॉल्वे प्रोसेस का एक बहुत बड़ा फायदा यह था कि इससे अमोनिया फिर से बन जाती है। तो अमोनिया को बनाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते थे। बाहर आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शन ए है CO2 तैयार करने के लिए, नहीं, इससे CO2 कैसे बन सकती है, उसमें तो कार्बन है ही नहीं। बी है अनबुझा चूना तैयार करने के लिए, नहीं, अनबुझे चूने के अंदर ही तो पानी मिला के ये बनता है। सी अमोनिया हासिल करने के लिए और डी है सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए। तो सी ऑप्शन दुरुस्त है और ऊपर दिए गए रिएक्शन के मुताबिक भी मैंने आपको बता दिया कि अमोनिया बनती है। और अगर हम इस इक्वेशन को मुकम्मल तौर पे देखें तो 1 यूनिट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और 2 यूनिट्स अमोनियम क्लोराइड के रिएक्शन करते हैं, जिसके नतीजे में 1 यूनिट कैल्शियम क्लोराइड का, 2 यूनिट अमोनिया और 2 यूनिट पानी के बन जाते हैं। आठवें सवाल पे आते हैं, जब सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये बन जाता है। आप याद कीजिए मैंने आपको एक अमल बताया था जिसका नाम है कैल्सिनेशन। जब हम इसे गर्म करते हैं NaHCO3 को, और इसका टेम्परेचर भी मैंने आपको बताया था कि 160 से 230 डिग्री सेल्सियस तक जब हम इसको गर्म करते हैं तो इससे बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, साथ में बनता है पानी और साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और इसके 2 यूनिट्स टूटते हैं। तो आप देख लेते हैं इस ऑप्शन में क्या मौजूद है। तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नजर आ रहा है, तो ए ऑप्शन हमें नजर आ गई कि इस अमल के जरिए हम सॉल्वे प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से हासिल कर लेते हैं। आते हैं 9वें सवाल पे, यूरिया का फॉर्मूला कौन सा है? तो अजीज तलबा तालिबात, यूरिया को लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका कि आप उसको यूं लिख सकते हैं NH2CONH2, एक तो ये है। और बच्चों दूसरा इसका तरीका है कि आप इन दोनों NH2 को आपस में मिला के ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये बन जाएगा NH2 होल ट्वाइस CO। तो देख लेते हैं कि इसमें से हमें कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है। ए ऑप्शन भी नजर नहीं आती, बी ऑप्शन भी नजर नहीं आती, सी भी नजर नहीं आती, अलबत्ता
डी ऑप्शन हमें दुरुस्त मालूम होती है। तो इन चारों में से अमोनिया का दुरुस्त फॉर्मूला कौन सा है? डी ऑप्शन। बच्चों आते हैं 10वें सवाल पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्रूड ऑयल को फर्नेस में किस टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है या टेम्परेचर की जो मिकदार होती है वो होती तो 400 डिग्री सेल्सियस तक है। बहुत कम से हम शुरू करते हैं, हत्ता कि 25 डिग्री सेल्सियस से शुरू करते हैं और 400 डिग्री सेल्सियस तक ये मामला चलता है। और इसका कानून मैंने आपको बताया था कि उसमें होता क्या है कि हम नीचे से उसको शामिल करते हैं, फर्नेस के अंदर दाखिल करते हैं, और क्या होता है जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं वो ज़्यादा जल्दी एवेपोरेट होते हैं या बॉयल होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पहले उसको दाखिल किया जाता है ज़्यादा टेम्परेचर वाले हिस्से में, यानी उसको 400 डिग्री सेल्सियस वाले हिस्से में दाखिल किया जाएगा, और उससे ये होगा कि जो कम टेम्परेचर वाले हैं वो जल्दी से बॉयल हो जाएंगे। 11वां सवाल है, जब क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनेटिंग टावर में दाखिल किया जाता है तो ए ऑप्शन है टावर के निचले हिस्से में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखने वाले फ्रैक्शन के बुखारात पहले कंडेंस होते हैं। बी टावर के निचले हिस्से में कम बॉइलिंग पॉइंट रखने वाली फ्रैक्शन के बुखारात पहले कंडेंस होते हैं। सी टावर के ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखने वाली फ्रैक्शन के बुखारात बाद में कंडेंस होते हैं। और डी है ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले बुखारात कभी कंडेंस नहीं होते। तो बच्चों इस पूरे अमल को याद कीजिए, हम क्रूड ऑयल कहाँ से शामिल करते थे, कहाँ से फ्रैक्शनेटिंग टावर में दाखिल करते थे, अभी बताकर आया हूँ कि उसको हम नीचे से दाखिल करते हैं। तो इसका मतलब है नीचे वाले जो चेंबर होंगे, इसका मतलब है कि वहाँ का दर्जा हरारत, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे कम बॉइलिंग पॉइंट वाले क्या कर जाएंगे, जल्दी बॉयल कर जाएंगे। तो हमें यहाँ पर बी ऑप्शन दुरुस्त मालूम होता है कि टावर के निचले हिस्से में कम बॉइलिंग पॉइंट रखने वाली फ्रैक्शन के बुखारात पहले कंडेंस होंगे, ये इसका कानून भी है। 12वें सवाल पे आते हैं, मंदरजा झैल में से कौन सी फ्रैक्शन बतौर जेट फ्यूल इस्तेमाल होती है। ऑप्शन ए है जी कैरोसिन ऑयल, ऑप्शन बी है लुब्रिकेटिंग ऑयल, सी है फ्यूल ऑयल और डी है डीजल ऑयल। लेकिन लुब्रिकेटिंग ऑयल तो हो नहीं सकता, क्योंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल तो सिर्फ हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां फ्रिक्शन हो रही होती है। डीजल ऑयल बड़ी और गाड़ियों में चलता है तो वो भी वहां इस्तेमाल नहीं हो सकता। फ्यूल ऑयल जो है वो छोटी गाड़ियों में चलता है, ये वहां पर नहीं। कैरोसिन ऑयल एक दुरुस्त जवाब हमें मालूम होता है। और कैरोसिन ऑयल इसी हालत में इस्तेमाल नहीं होता बच्चों, हमने पढ़ा था कि इसकी एक ख़ास किस्म होती है, जो इसकी एक खालिस किस्म होती है वो जेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। आते हैं 13वें सवाल की तरफ, मंदरजा झैल में से कौन सी रेजिड्यूल ऑयल की फ्रैक्शन नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेजिडुअल ऑयल होता क्या है। हमने पढ़ा था बच्चों कि रेजिडुअल ऑयल कहा जाता है जो एंड पे बच जाता है ना, और हम उसको ज़ाया नहीं करते, वो भी बहुत सारी फ़ायदेमंद चीज़ों के ऊपर आमतौर पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, अब उसमें हम पूछ लेंगे कौन सी फ्रैक्शन नहीं है, तो ए ऑप्शन है जी पैराफिन वैक्स, ये तो उसके अंदर होती है, जिससे मैंने आपको बताया था कि मोमबत्तियाँ वगैरह बनती हैं। बी है एसफॉल्ट, ये भी उसके अंदर होता है, और मैंने आपको बताया था कि गाड़ियों के टायर वगैरह बनाने के लिए और सड़कों की को बनाने के लिए एसफॉल्ट इस्तेमाल होता है। सी है फ्यूल ऑयल, फ्यूल ऑयल इसके अंदर नहीं निकलता, चूंकि हम पढ़कर आए थे कि फ्यूल ऑयल तो ऊपर ही कंडेंस हो जाता है, वो तो बचता ही नहीं है, वो तो कंडेंस हो जाता है। पेट्रोलियम कोक भी उसका हिस्सा है, जो हमने पढ़ा था कि ये भी बहुत सारी अहम चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो जाती है। तो फ्यूल ऑयल जो है वो रेजिडुअल ऑयल की फ्रैक्शन नहीं है, बल्कि आपकी किताब में फ्यूल ऑयल की जगह पे जो चौथी इसकी आपके फ्रैक्शन लिखी हुई है उसका नाम लिखा हुआ है लुब्रिकेंट्स। आते हैं 14वें सवाल पे, मंदरजा झैल में से कौन सी पेट्रोलियम की फ्रैक्शन नहीं है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी पेट्रोलियम की फ्रैक्शन नहीं है। बच्चों आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम की 6 फ्रैक्शंस जो हैं वो पैदा होती हैं। पहले पेट्रोलियम गैस, फिर पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन, फिर कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल और एंड पे फ्यूल ऑयल। तो देख लेते हैं कि इसमें से कौन सी नहीं है। कैरोसिन ऑयल भी है, डीजल ऑयल भी है, पेट्रोल भी है, अल्कोहल नहीं है। याद रखिएगा, क्रूड ऑयल के अंदर अल्कोहल जो है वो मौजूद नहीं होती। 15वें सवाल पे आते हैं, पौधे यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन किसकी तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, याद रखिएगा कि यूरिया से जो नाइट्रोजन आती है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ज़मीन में जाके उसको अमोनिया में या अमोनियम आइन में तब्दील किया जाता है। और बायोलॉजी पढ़ने वाले जो हमारे शागिर्द हैं, जितने भी तलबा तालिबात बायोलॉजी पढ़ते हैं, उनको पता है कि एक नाइट्रोजन साइकिल चलती है। ये नाइट्रोजन साइकिल का मैं हिस्सा बता रहा हूँ।
अमोनियम आयन को फिर पौधे जो है बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रेट के अंदर मुंतकिल करते हैं, और ये नाइट्रेट जब वो जज्ब करते हैं तो इस नाइट्रेट से फिर वो क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन निकालते हैं, और उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी है, क्योंकि प्रोटीन्स वाले हिस्से इसके अंदर हमने बाब नंबर 13 में, याद कीजिए कि हमने प्रोटीन्स में पढ़ा था कि इसमें एक बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड ये होता है, क्योंकि 2 यूनिट जो हैं अमाइनो एसिड्स के वो जुड़ते हैं एक नाइट्रोजन के जरिए, इसलिए नाइट्रोजन का होना प्रोटीन्स को बनाने के लिए बहुत अहम है। अहम के अलावा अगर हम देखें तो लाजमी और मलजूम है। 16वें सवाल पे आते हैं जी, आखिरी सवाल है ये, मंदरजा झैल में से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड गैसोलीन में पाया जाता है? तो आप याद कीजिए अजीज तलबा व तालिबात, जब मैंने गैसोलीन वाला आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उसमें कार्बन की जो तादाद होती है वो C7 से, गैसोलीन के अंदर मैं आपको बताऊं अगर, तो इसमें C7 से C10 यानी हेप्टेन से डिकेन, अगर हम आपके कोर्स की बात करें सिंगल बॉन्ड के एतबार से, तो हेप्टेन से डिकेन तक जो है वो गैसोलीन में पाया जाता है। तो इसमें से अगर हम देखें तो हमें सिर्फ एक ऑप्शन सी नजर आती है जिसका नाम है ऑक्टेन। तो ऑक्टेन जो है वो गैसोलीन का हिस्सा होता है, और याद रखिएगा ये बहुत अच्छे तरीके से जलता है, जिसकी वजह से इंजन की क्वालिटी भी सही रहती है और इंजन जल्दी ख़राब नहीं होता। तो अजीज़ तलबा तालिबात, ये था मश्क का पहला हिस्सा जिसके अंदर हमने कसीरुल इंतखाबी सवालात को बहुत तफसील से फिर से हल कर लिया है। तो अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और जाके सॉल्व करते हैं, हल करते हैं कुछ मुख्तसर सवालात। तो मुख्तसर सवालात में पहले नंबर पे हमसे पूछा जा रहा है कि फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस में पाइन ऑयल का क्या किरदार है। मुझे एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर हम पूरे नंबर चाहते हैं किसी भी मुख्तसर सवाल में, तो कभी भी जो आपसे चीज़ सिर्फ वो पूछी जा रही है ना, उसमें थोड़ी सी चीज़ शामिल कर लिया कीजिए। जैसे कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम किताब से बाहर कोई चीज़ शामिल करेंगे, लेकिन जैसे ये देखिए कि आप ये तो बता ही सकते हैं कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किस लिए इस्तेमाल होता है। तो हम कहेंगे कि फ्रोथ फ्लोटेशन का जो प्रोसेस है ये किसी भी मेटल ओर की कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये किसी भी मेटल और की कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब आप सोचिए कि इसमें हमने किया क्या था। इससे कबल हम भारी चीज़ों को अलहदा कर चुके थे, यानी भारी चीज़ों से बनाता मेटल वगैरह नीचे बैठ गए थे, और हल्की हल्की जो उसके अंदर ना खालिस अशिया थी यानी इम्प्योरिटीज़ थी वो पानी में डालने से अलहदा हो गई थी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पानी में डालने के साथ साथ पाइन ऑयल में भी डाल देते हैं। अच्छा, पाइन ऑयल का किरदार हमसे पूछा जा रहा है कि इसका किरदार क्या है। तो हमने पढ़ा था कि पाइन ऑयल की वजह से क्या होता है, जो पाइन ऑयल होता है वो मेटल के ज़र्रात को घेर लेता है, पहली बात। तो ये मेटल के ज़र्रात को घेर लेता है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि मेटल के जो ज़र्रात हैं वो उनकी डेंसिटी जो होती है ना, तो मेटल के ज़र्रात की डेंसिटी कम हो जाती है। अच्छा, जब डेंसिटी कम होती है तो उससे क्या होता है बच्चों, हमने पढ़ा है कि डेंसिटी कम होने से मेटल के ज़रात ऊपर आ जाते हैं और भारी भारी ना खालिस अशिया जो हैं, इम्प्योरिटीज़, वो नीचे बैठ जाती हैं। तो पाइन ऑयल का किरदार ये है कि ये मेटल को घेर कर उसकी डेंसिटी, मेटल के ज़रात को घेर कर उसकी डेंसिटी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से मेटल के ज़रात ऊपर आ जाते हैं और हमारे लिए उनको अलहदा करना क्या हो जाता है, खासा आसान हो जाता है। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, मुख्तलिफ मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के नाम लिखें। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मेटलर्जिकल ऑपरेशंस होते क्या हैं। हमने ये करना होता है कि हमने जो मेटल का हमें ओर मिला है, उस ओर के अंदर से हमने खालिस मेटल अलहदा करना होता है।
इस पूरे अमल को हम नाम देते हैं मेटलर्जी। और मेटलर्जी के लिए हमें आम तौर पर 3 काम करने पड़ते हैं। आपको याद होना चाहिए कि पहले काम में हमने पढ़ा था कि मेटल ओर की कंसंट्रेशन, पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, मिट्टी, रेत, इस तरह की चीज़ें उसमें से लदा करते हैं, और मेटल ओर को सबसे पहले नंबर पे हम हासिल करते हैं साफ सुथरी हालत में। उसके बाद मेटल ओर की एक्सट्रैक्शन करते हैं, या मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं ओर के अंदर से। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, ओर के अंदर से कीमियाई रिएक्शंस करके ना, केमिकल रिएक्शंस करके हम अलहदा करते हैं इम्प्यूरिटीज और मेटल को अलहदा कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे हम उसमें क्या करते हैं, एंड पे हम फिर उसकी रिफाइनिंग करते हैं। तो अजीज तलबा व तालिबात, ये है इसका जवाब, बड़ा सादा सा, कि हमें 3 काम करने हैं, मेटल ओर की कंसंट्रेशन, मेटल ओर की एक्सट्रैक्शन, मेटल की एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग। आते हैं तीसरे सवाल की तरफ, रोस्टिंग किस तरह की जाती है। तो याद कीजिए, रोस्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि मेटल ओर जो हमें मिलेगा, और कौन सा ओर है, कंसंट्रेटेड ओर है, ठीक है। तो ये मेटल ओर हम किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड की बात कर रहे हैं। ये जो मेटल ओर है कंसंट्रेटेड हालत में, हम इसको क्या करते हैं, को बुलंद टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, बुलंद टेम्परेचर पर गर्म करके तोड़ते हैं। इस अमल का नाम है रोस्टिंग। और बच्चों, इसमें होता क्या है, ये रहा हमारे पास कॉपर पायराइट, जिसका फॉर्मूला है CuFeS2। इसको हम ऑक्सीजन देते हैं, बहुत ही शदीद किस्म का हम इसको गर्म करते हैं, और जब बहुत ज़्यादा शदीद गर्म और बुलंद टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो ये टूट के क्यूप्रस सल्फाइड में और फेरस सल्फाइड में मुंतकिल होता है, और काफ़ी सारी मिकदार में सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से क्या हो जाती है, खारिज हो जाती है। अगर हम इस मसावात को बैलेंस करें तो सिर्फ यहाँ पे 2 लगा दें तो पूरी की पूरी मसावात जो है वो तवाजुन में आ जाती है। चौथे सवाल पर आते हैं बच्चों, पूछा जा रहा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के प्रोसेस की वजाहत करें। अच्छा, अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम मेटल की रिफाइनिंग करेंगे, यानी मेटल को साफ हालत में लाएंगे, और किसके जरिए करेंगे, बजरिया इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए हमने उसकी करनी है, मेटल की रिफाइनिंग करनी है। याद कीजिए, इसके लिए हमने क्या किया था बच्चों, कि हमने एक कंटेनर, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इस्तेमाल किया। उस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर हमने कॉपर सल्फेट को रख दिया। अच्छा, उसके अंदर फिर हमने क्या किया, एक एनोड और एक कैथोड लगा दिया। अच्छा, अब इसमें हमने क्या किया था, थोड़ा सा याद कीजिए, कि जो कैथोड हमने लगाया था वो हमने लगाया था खालिस कॉपर का, ठीक है। और जो एनोड हमने लगाया था, ये एनोड जो था वो ना खालिस कॉपर का था। अच्छा, अब क्या हुआ, जैसे ही हमने इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी, करंट गुजारा, तो उससे क्या हुआ था, याद कीजिए, उससे बच्चों ये हुआ था कि जैसे ही हमने करंट गुजारा तो उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ ये था कि कॉपर का जो एनोड था उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए थे, और उसके ऊपर चार्ज आ गया था +2, मतलब उसकी क्या हो गई थी, ऑक्सीडेशन। और ये कॉपर के आइंस जो थे, जाहिर है इनमें मस्बत चार्ज आ गया, तो ये फिर जाना शुरू हो गए एनोड, कैथोड के पास, और कैथोड में जाके उन्होंने उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से हासिल कर लिया, और कॉपर एटम बन के ना, न्यूट्रल एटम बन के उस कैथोड पे इकट्ठे होने लग गए, जिसकी वजह से वो पहले ही खालिस कॉपर था, वो मजीद खालिस हो गया। तो इस अमल का नाम था इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। 5वें सवाल पर आते हैं, सॉल्वे प्रोसेस के फ़वाइद क्या हैं। बच्चों, हमने पढ़ा था कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद किस्म का एक अमल है, और इसके फ़ायदे क्या हैं। पहले नंबर पे इसका ये फ़ायदा था, हमने पढ़ा था कि सॉल्वे प्रोसेस कम
खर्चे पर हो जाता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये कम खर्चे के ऊपर हो जाता है, पहली बात। और कम खर्चे पे इसलिए होता है क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। दूसरे नंबर पे ये पोल्यूशन फ्री है, क्योंकि किसी किस्म की एग्जॉस्ट गैसेस और ख़तरनाक किस्म की गैसेस जो हैं वो खारिज नहीं होती। तीसरे नंबर पे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर से पैदा हो जाते हैं, तो हम उनको फिर से बना के ना इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जनाब इसमें कम फ्यूल लगता है। अच्छा, कम फ्यूल लगने की वजह क्या है बच्चों? कम फ्यूल की वजह यह है कि हमने पढ़ा था कि जनाब इसमें कोई वो होता ही नहीं है, एवेपोरेशन करनी ही नहीं पड़ती। तो जब एवेपोरेशन नहीं करनी पड़ती तो इसका मतलब है कम फ्यूल जो है वो इस्तेमाल होता है। फिर हमने पढ़ा था कि इसमें सोडियम कार्बोनेट जो हम बना रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का बन जाता है, खालिस हालत में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बन जाता है। तो अजीज़ तलबा तालिबात, ये है सॉल्वे प्रोसेस के फ़वाइद। अब आते हैं छठे सवाल पे, सॉल्वे प्रोसेस का असूल क्या है। बच्चों याद कीजिए, सॉल्वे प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि इससे बराह रास्त कभी भी सोडियम कार्बोनेट नहीं बनता। पहले कौन बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका असूल क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ये फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट का। असूल ये है कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना है ना, इस सोडियम बाइकार्बोनेट की पानी में कम सॉल्युबिलिटी, इसकी पानी के अंदर कम सॉल्युबिलिटी कब? 15 डिग्री सेल्सियस पर। कानून क्या है सुन लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट की पानी में 15 डिग्री सेल्सियस पर कम सॉल्युबिलिटी, इसका कानून है। चूंकि हमने पढ़ा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट तो पानी में बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाता है, हो ये भी जाता है पानी में हल, लेकिन हमने पढ़ा था कि जब इसको कम टेम्परेचर पे करते हैं तो इसके क्या बन जाते हैं? क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और उन क्रिस्टल्स को हम हासिल करके कैल्सिनेशन करके हमारा मेन कंपाउंड, हमारा सबसे आम कंपाउंड जिसको हम बनाना चाह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, उसको हासिल कर लेते हैं। सातवें सवाल पर आते हैं बच्चों, जब अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन की जाती है तो क्या केमिकल रिएक्शन होता है? सबसे पहले तो ये देखें अमोनिकल ब्राइन का मतलब क्या है। अमोनिकल ब्राइन का मतलब है कि उसमें NaCl है और वाटर है, पानी है। NaCl और पानी जो होता है उसको कहते हैं ब्राइन। और इसके अंदर से जब अमोनिया गुजारेंगे तो जाहिर है वो जो अमोनिया गुजारने से वो बन जाएगा अमोनिकल ब्राइन। अब उसकी हम क्या करने जा रहे हैं? कार्बोनेशन। तो कार्बोनेशन का मतलब है हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले अमोनिया जो कि ब्राइन के अंदर मौजूद है और पानी जो पड़े होते हैं, इनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? रिएक्शन करती है। तो जैसे ही इनका रिएक्शन होता है तो इनके नतीजे में अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, अकेला एक ही कंपाउंड बनता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। और ये अमोनियम बाइकार्बोनेट दूसरे ही लम्हे में ब्राइन के अंदर मौजूद NaCl के साथ रिएक्शन कर जाता है और ये बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और साथ में बनता है अमोनियम क्लोराइड। मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी एक ऐसे रिएक्शन का जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो, अगर आप कभी उसका कंप्लीट और मुकम्मल रिएक्शन निकालना चाहें तो ऐसे लाइन लगाया करें, देखा करें कौन सी चीज़ें दाएं और बाएं जानिब एक जैसी हैं। जैसे अमोनियम बाइकार्बोनेट कैंसिल हो जाएगा और बाकी चीज़ों को हम उठा के नीचे लिखेंगे तो हमारे पास बच रहा है अमोनिया जमा पानी जमा कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl। जैसे इनका रिएक्शन होता है तो इनसे बनता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, और हर लिहाज से ये मसावात तवाजुन में है। ये हमें बता रहा है कि अगर हम देखें
तो ये पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हमारे पास यूरिया, अमोनिया, पानी, अमोनिया और NaCl, जिनके ऊपर मैंने यहाँ पर ये निशान लगाए हैं, ये वाले अमोनिया, पानी और NaCl, ये हो गया अमोनिकल ब्राइन। और उस अमोनिकल ब्राइन में से हम क्या गुजार रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके नतीजे में हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है। फिर इसकी कैल्सिनेशन करके हम क्या बना देते होते हैं, आपने पढ़ा था, सोडियम कार्बोनेट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे सोडियम कार्बोनेट में तब्दील किया जाता है? याद कीजिए अजीज तलबा तालिबात, हमने पढ़ा था कि एक अमल होता है जिसका नाम है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन नाम का अमल होता है। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास आ गया, फर्ज कीजिए कि ये हमारे पास आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट। हमने सिर्फ इसको गर्म करना है, और गर्म करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 160 डिग्री सेल्सियस से 230 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको गर्म करेंगे, और इसको गर्म करने से ये कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में, साथ में पानी बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी। अगर हम सिर्फ यहाँ पे 2 लगा लें तो ये पूरी की पूरी मसावात जो है वो क्या हो जाती है, तवाजुन में आ जाती है। इस पूरे अमल का नाम है कैल्सिनेशन। तो इस तरह सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट में तब्दील किया जाता है। 9वें सवाल पर आते हैं। सॉल्वे प्रोसेस में अमोनिया को कैसे हासिल किया जाता है? याद कीजिए हमने पढ़ा था कि इस अमल को हम कहते हैं अमोनिया रिकवरी प्रोसेस। तो ये है अमोनिया रिकवरी प्रोसेस, क्योंकि इसमें हम अमोनिया को फिर से हासिल कर रहे हैं, उसकी रिकवरी कर रहे हैं, इसलिए इस अमल को अमोनिया रिकवरी प्रोसेस का नाम दे दिया जाता है। इसके लिए अजीज तलबा व तालिबात हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं कि ये अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। बच्चों ये अमोनियम क्लोराइड कहाँ से आता है, ये देखिए कि यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड इत्तेफाक से बना हुआ है कि यही वो अमोनियम क्लोराइड है जिसको हम यहाँ से लेते हैं, और इसका रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने के साथ। अब ये बुझा हुआ चूना कहाँ से आता है? आपने पढ़ा था अजीज तलबा व तालिबात के बुझा हुआ चूना जो है वो कहाँ से आता है, वो आता है कैल्शियम ऑक्साइड से। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हम क्या डालते हैं, पानी, तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ से आता है? ये आता है लाइमस्टोन के टूटने से। ठीक है, तो जब लाइमस्टोन को हम तोड़ते हैं यानी कैल्शियम कार्बन, चूने के पत्थर को तोड़ते हैं तो उससे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या खारिज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालते हैं, वो बन जाता है बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम क्लोराइड जो यहाँ का बचा हुआ एक एक्स्ट्रा चीज थी उसको उठा के लेकर आते हैं। इनका जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं तो याद रखिएगा इससे हमारे पास 2 यूनिट अमोनिया के बनते हैं, चूंकि 2 यूनिट ही अमोनियम क्लोराइड के इस्तेमाल होते हैं, साथ में 2 यूनिट पानी के बनते हैं, और साथ में एक सॉल्ट बन जाता है जिसका फॉर्मूला है CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड। तो इस अमल के जरिए, इस पूरे प्रोसेस के जरिए हम सॉल्वे प्रोसेस के अंदर अमोनिया को रिकवर कर लेते हैं, अमोनिया को वापस हासिल कर लेते हैं। 10वें सवाल पर आते हैं बच्चों, यूरिया की तैयारी के लिए अमोनिया को कैसे बनाया जाता है? हमने पढ़ा था कि अमोनिया को बनाने के लिए हम एक अमल, एक प्रोसेस चलाते हैं जिसको कहा जाता है हैबर प्रोसेस। ठीक है जी। अब इस हैबर प्रोसेस में क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसकी आपको शराइत तो याद होंगी, हमने पढ़ा था कि 400 से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तकरीबन 200 ATM प्रेशर, और साथ में गर्म किया हुआ आयरन, वो हम इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही ये रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे में अमोनिया बन जाता है। इस पूरे अमल का नाम है हैबर प्रोसेस, और इसमें नाइट्रोजन जो है वो 1, जबकि हाइड्रोजन जो है वो 3 यूनिट इस्तेमाल होते हैं, और 2 यूनिट किसके बन जाते हैं, अमोनिया के। अब ये नाइट्रोजन जो है ये तो हम लेते हैं हवा में से, लेकिन हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया था कि इसको हम कहाँ से लेते हैं, इसको हम वाटर गैस में से लेते हैं। और जिन बच्चों को वाटर गैस का कॉन्सेप्ट जो है वो अभी नहीं आता, उनको चाहिए कि वो यूरिया वाला हमारा टॉपिक जो है उसको एक दफ़ा उस लेक्चर को फिर से सुन लें, ताकि उनका ये मसला जो है वो हल हो जाए। आते हैं 11वें सवाल की तरफ। तो 11वें सवाल में हमारे पास हमसे पूछा जा रहा है पेट्रोलियम किस तरह बनता है।
बच्चों याद करें, हमने पढ़ा था कि पेट्रोलियम जमीन के नीचे मर कर दफन हो जाने वाले पौधों के जिस्मों की डीकॉम्पोजिशन से बनता है। तो ये उनकी डीकॉम्पोजिशन से बनता है। अच्छा, आप याद कीजिए बच्चों कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं जो मर के ज़मीन में दफन हो जाते हैं, वो ही किसके अंदर तब्दील हो जाते हैं। हमने पढ़ा था कि वही फॉसिल के अंदर, यानी फॉसिल्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं, मतलब फ्यूल वगैरह बना देते हैं। इसके लिए ज़मीन का हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो हाई और बुलंद प्रेशर होता है, और साथ में बैक्टीरिया अपना किरदार अदा करता है। तो पौधे जो मर के ज़मीन में दफन हुए हैं वो सारे के सारे एक वक्त आता है कि जो है वो फॉसिल्स में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन ये अमल इंतहाई सुस्त है और इसमें लाखों साल लग जाते हैं। 12वें सवाल पर आते हैं बच्चों कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग क्या है और ये कैसे की जाती है। हमने पढ़ा था कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करने के लिए, यानी उसको साफ सुथरा करने के लिए और काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए हम सबसे पहले उसकी क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। अच्छा, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम बच्चों क्या करते हैं, याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम उसको अलहदा कर देते हैं, या उसके अंदर मौजूद चीज़ों को अलहदा करते हैं, उसके अज्जा को उनके बॉइलिंग पॉइंट पे, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स पर अलग करते हैं। ठीक है, हम उसको अलग करते हैं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए आपने पढ़ा था कि एक बड़ा सा फ्रैक्शनेटिंग टावर होता है, और मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताया था कि उसका कानून क्या है कि ज्यादा गर्म हिस्से में क्रूड ऑयल डाला जाएगा, ज्यादा गर्म हिस्से में क्रूड ऑयल शामिल किया जाएगा। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी बच्चों, याद करें, मैंने आपको बताया था कि कम बॉइलिंग पॉइंट वाले पहले अलग हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि कम बॉइलिंग पॉइंट वाले सबसे पहले अलग हो जाएंगे। तो बच्चों याद कीजिए, हमने क्या किया था उसकी रिफाइनिंग में। हमारे पास एक टावर था, हमने नीचे से उसके अंदर हमने क्या शामिल कर दिया, दाखिल कर दिया, हमने उसमें क्रूड ऑयल दाखिल कर दिया। पहले वो गया ज़्यादा टेम्परेचर वाले हिस्से में, इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस के करीब था। उसमें मौजूद उस वक्त जो बॉयल होने वाली अशिया थी वो गर्म हुई, गर्म होकर वो वेपर्स में मुंतकिल हुई। वेपर्स ऊपर हमने इकट्ठे किए, फिर उन वेपर्स को कंडेंस करके हमने क्या कर लिया, उन सारी चीज़ों को यहाँ से अलहदा कर दिया। तो इस अमल का नाम है रिफाइनिंग। आते हैं जी 13वें सवाल पे कि कैरोसिन ऑयल जो है, कैरोसिन ऑयल का एक इस्तेमाल तहरीर करें। बच्चों याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि कैरोसिन ऑयल का की एक बेहतर क्वालिटी जेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। अच्छा, वैसे कैरोसिन ऑयल के बारे में याद रखिएगा कि ये ऐसी जगह, पाकिस्तान की बिलखसूस में बात कर रहा हूँ, कि ऐसी जगह कि जहाँ पर सुई गैस, हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसे गांव और कस्बे हैं, इवन बहुत सारे ऐसे शहरी इलाके हैं हत्ता कि जहाँ पे नहीं मौजूद है, तो वहाँ पे लोग कैरोसिन ऑयल को ही आम तौर पे चूल्हे में जलाते हैं। तो कैरोसिन ऑयल की एक बेहतर क्वालिटी जेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। एक तो ये इसका इस्तेमाल हो गया, साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि ये एक घरेलू फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो ये दो इसके फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन जो ज़्यादा अहम है वो ये है
कि ये जेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। 14वें सवाल पर आते हैं, डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल में क्या फ़र्क है, यानी उसमें फ़र्क बयान करें। तो बच्चों अगर हम डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल में फ़र्क करके देखें तो हमें पता चलता है कि जो डीजल ऑयल है ना, उसके अंदर जो आम तौर पे कार्बन की मिकदार है वो कार्बन 13 से लेके कार्बन 15 तक है, यानी 13 कार्बन से लेके 15 कार्बन तक की है। जबकि अगर हम फ्यूल ऑयल की बात करें तो वो उससे भी ज़्यादा भारी चीज़ों से मिलके बना है और उसमें C15 से C18 तक की कार्बन की कंपाउंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये हो गया इनके दरमियान पहला फ़र्क। दूसरे फ़र्क पर आते हैं बच्चों कि जो डीजल ऑयल है उसकी जो टेम्परेचर रेंज हमें मिलती है ना, वो 250 डिग्री सेल्सियस से तकरीबन 350 डिग्री सेल्सियस तक मिलती है। जबकि जो फ्यूल ऑयल है, फ्यूल ऑयल की अगर हम बात करें तो वो चूँकि उसमें कार्बन की मिकदार भी आप देखें ना ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी टेम्परेचर रेंज हमें उससे भी ज़्यादा मिलती है। और कितनी मिलती है? 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक हमें मिल जाती है। तो 2 फ़र्क तो ये हो गए। अब अगर हम तीसरा देखें ना तो फिर इसके इस्तेमाल को देखना चाहिए। डीज़ल ऑयल जो है आपको पता है कि वो बसों में, ट्रकों में और इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं ना फ्यूल ऑयल की, तो याद रखिएगा कि ये बहरी जहाज़ों में इस्तेमाल होता है आम तौर पे। बहरी जहाज़ों में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जितनी भी हम ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ चलाते हैं ना, उन केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी आम तौर पर ये इस्तेमाल हो रहा होता है फ्यूल के तौर पर। तो ये इनके इस्तेमालात हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। बच्चों 15वें सवाल पर आते हैं जिसका ताल्लुक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ ही है। वो कह रहे हैं रेजिडुअल ऑयल। याद कीजिए रेजिडुअल ऑयल क्या था? जो एंड में बच गया था, जो बिल्कुल आखिर में बच गया था। रेजिडुअल ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होने वाली 4 फ्रैक्शंस के नाम बताएं। तो अजीज सुलबा तालिबात, हमने पढ़ा था कि पहले नंबर पे तो पैदा होते हैं लुब्रिकेंट्स। अच्छा, और मैंने आपको बताया था कि लुब्रिकेंट्स का असल काम होता है कि ये फ्रिक्शन ख़त्म करते हैं गाड़ियों के अंदर और आलात में जो फ्रिक्शन पैदा होती है जिसकी वजह से आवाज़ें आती हैं, मशीन ख़राब होती है, उसको ये ख़त्म करते हैं। दूसरे नंबर पे हमने देखा था कि इससे बनती है पैराफिन वैक्स। इस पैराफिन वैक्स के बारे में मैंने आपको बताया था बच्चों कि इस पैराफिन वैक्स के ऊपर ही सारी मोमबत्ती बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो खड़ी है, तो इसको हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं एस्फॉल्ट। और ये एस्फॉल्ट जो है ये फिर गाड़ियों के टायर बनाने में, हत्ता कि सड़कें वगैरह की कारपेटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। और चौथे नंबर पे हमारे पास पेट्रोलियम कोक आता है और ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है एनर्जी हासिल करने का, यानी बहुत सारी जगहों पे इसको जला के हम अच्छी खासी एनर्जी जो है वो पैदा कर लेते हैं। बच्चों अब आते हैं 16वें सवाल में जिनसे जहां हमसे पूछा जा रहा है कि क्रूड ऑयल और रेजिडुअल ऑयल में फ़र्क, क्या फ़र्क है। तो क्रूड ऑयल जो है वो एक, आप कह लें कि वो एक बड़ी या कुल चीज़ है। ये कुल का लफ्ज़ हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये कुल का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं एक बड़ी चीज़ के लिए ना, जो जो एक मुकम्मल चीज़ हो। और रेज़िडुअल ऑयल जो है वो क्रूड ऑयल का जुज़ है, ठीक है? तो आप ये समझें, एक होता है कुल, कुल होता है बड़ी चीज़, तो ये उसका क्या है? क्रूड ऑयल का जुज़ है। तो पहला फ़र्क तो आपके सामने। क्रूड ऑयल तमाम पेट्रोलियम मसनूआत का मजमुआ है, पहली बात। इसमें तमाम पेट्रोलियम मसनूआत निकलती हैं और रेज़िडुअल ऑयल जो है वो सिर्फ 4 फ्रैक्शंस के ऊपर ही मुश्तमिल है। इसमें सिर्फ हमें 4 फ्रैक्शंस मिलती हैं। क्रूड ऑयल के इस्तेमालात बहुत ज़्यादा हैं
और इसके बहुत ही कम इस्तेमालात उसके मुकाबले में हमें नज़र आते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये हैं चंद एक फ़र्क जो आप क्रूड ऑयल में और रेज़िडुअल ऑयल में कर सकते हैं। आते हैं 17वें और आखिरी मुख्तसर सवाल की तरफ, जिसमें कहा जा रहा है कि ड्राई क्लीनिंग में कौन सी पेट्रोलियम फ्रैक्शन इस्तेमाल होती है। तो बच्चों आप याद कीजिए कि ड्राई क्लीनिंग में हमने पढ़ा था कि पेट्रोलियम ईथर जो है वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, पेट्रोलियम ईथर के अंदर हमने पढ़ा था कि C5 से C7 तक की कार्बन जो है वो मौजूद होता है। तो C5 और C7 को आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल बिल्कुल ताज़े ताज़े माया होंगे, क्योंकि इससे कबल जो 4 मेंबर होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तक के, वो आमतौर पे गैसें होती हैं। तो यहाँ से फिर लिक्विड शुरू हो जाते हैं। तो ये माया हालत यहाँ से फिर शुरू होती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कोई इतने शानदार किस्म की माया हालत नहीं होगी, यानी ये वोलेटाइल होंगे। वोलेटाइल का मतलब है कि ये बुखारात में तब्दील हो जाएंगे, और इनकी यही प्रॉपर्टी, इनकी यही जो चीज़ है वो क्या करती है, चूँकि इनके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं, लिहाजा ये जैसे ही हम ड्राई क्लीनिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं, ये कपड़ों पे लगे हुए दाग धब्बों को अपने अंदर हल कर लेते हैं, और एक तरफ से पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके जुड़ जाते हैं, और फिर आसानी से उसको निकाल देते हैं। तो ड्राई क्लीनिंग के अमल में पेट्रोलियम ईथर को जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, इसके साथ ही आपका ये मुख्तसर सवालात का जो हिस्सा है वो ख़त्म हुआ जाता है। इसके बाद जो इंशाइया तर्ज के सवालात हैं, उनको तो हम लोग भाप के दौरान ही लेक्चर्स में बड़ी तफसील के साथ पढ़ के आ चुके हैं। तो अगर आप उसको एक दफ़ा देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए, और जिस भी सवाल के लिए आपको कुछ मुश्किलात हों, उसके लिए आप इससे कबल जो हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं उनको ज़रूर देखें। इसके साथ ही आपका बाब नंबर 16 और ये किताब का आखिरी बाब था वो ख़त्म हुआ जाता है। तो बच्चों ये थी मश्क, जिसमें हमने तमाम सवालात को बहुत तफसील से फिर से एक दफ़ा देख लिया। इससे क्या हुआ कि लेक्चर्स जो आपने इससे कबल पढ़े हैं वो एक दफ़ा आपको दोबारा से क्लियर हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ लग चुकी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।